28 अगस्त को पूरे देश की नजर इन ढहती हुई दो इमारतों पर थी। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ देश का सबसे बड़ा अदालत का हथौड़ा था, जिसकी मार इतनी करारी और दमदार थी कि दोपहर 2:31 पर महज 9 सेकंड में भ्रष्टाचार के ये दोनों टार ध्वस्त हो गए। नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक बिल्डर्स की ओर से खड़े किए गए ये ट्विन टावर धराशायी हो गए। तो अब सुपरटेक ने इस पर अपनी सफाई भी दी। रियल एस्टेट फर्म सुपरटेक ने अपने बयान में कहा कि ट्विन टावर का निर्माण नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी की मंजूरी मिलने के बाद ही हुआ था। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। अब भारत 24 को ट्विन टावर से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं। ये डॉक्यूमेंट्स नोएडा अथॉरिटी में हुई 167वीं बोर्ड मीटिंग के हैं। इस मीटिंग में ही सुपरटेक को ट्विन टावर्स के FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ाने की इजाजत दी गई। ये मंजूरी 11 नवंबर 2009 को दी गई और इसके लिए 25 करोड़ रुपए भी दिए गए। ये देखिए, हम डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखा रहे हैं। दस्तावेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही अहम। इस दस्तावेज में नोएडा सेक्टर 119 में आम्रपाली प्लैटिनम और नोएडा सेक्टर 44 में एसोटेक इंडिया लिमिटेड के भी प्रोजेक्ट को FAR बढ़ाने की मंजूरी मिली। यानी पहली नजर में ही इस अनियमितता में नोएडा अथॉरिटी की भूमिका सवालों के घेरे में आ जाती है। नोएडा अथॉरिटी की भूमिका SIT की रिपोर्ट में भी कटघरे में रही। नोएडा प्राधिकरण के 26 अधिकारी इस गड़बड़ झाले के दोषी पाए गए। उनमें से 2 की मौत हो चुकी है, 4 अधिकारी सेवारत हैं और 20 अधिकारी रिटायर हो चुके हैं। सेवारत 4 अधिकारियों में से 1 का निलंबन हो चुका है और बाकी 3 अधिकारियों को लेकर जांच जारी है। लेकिन इतना साफ है कि अगर इन 3 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया जाता है, तब भी बाकी के 22 आरोपियों पर एक्शन लेना अथॉरिटी के लिए मुश्किल है, क्योंकि उनमें से 2 दुनिया में नहीं रहे और 20 रिटायर हो चुके हैं। आप ये भी जान लीजिए कि ट्विन टावर के भ्रष्टाचार में कितने लोगों का नाम आया। सबसे पहला नाम किसका? मोहिंदर सिंह, CEO नोएडा, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। दरअसल इस भ्रष्टाचार की नींव तब पड़ी थी जब 2004 में उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी और मायावती उत्तर प्रदेश की CM थी। 1978 बैच के IAS अधिकारी मोहिंदर सिंह को नोएडा भेजा गया था। मोहिंदर सिंह आम्रपाली केस में भी आरोपी हैं। इन पर ED के छापे भी पड़ चुके हैं। बसपा सरकार ने मोहिंदर सिंह को नोएडा ग्रेटर नोएडा का CEO बनाया, साथ ही यमुना अथॉरिटी का चेयरमैन भी बनाया गया। मोहिंदर सिंह के पास उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त, श्रमायुक्त और UP के स्थानीय आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार था। तत्कालीन CM के ऑफिस में उनकी सीधी पहुंच थी। मोहिंदर सिंह ने प्राधिकरणों में भूमि आवंटन नीति बदली थी। बिल्डरों को भुगतान करने के लिए बेहद लचीली पॉलिसी मोहिंदर सिंह ने लागू की। डिफॉल्टर आवंटियों को राहत देने के नियम बनाए। मामूली और अनुभवहीन कंपनियों को कंसोर्शियम बनाकर लाखों वर्ग मीटर जमीन दी, जिसमें तीनों अथॉरिटी को भारी नुकसान हुआ। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट और भारत के महालेखा परीक्षक ने पूछे हैं। मोहिंदर सिंह रिटायर हो चुके हैं। बताया जाता है कि वो आजकल ऑस्ट्रेलिया में है। मोहिंदर सिंह इस लिस्ट में इकलौता नाम नहीं है। SK द्विवेदी, CEO नोएडा, रिटायर्ड। RP अरोड़ा का नाम इसमें है, जो कि अपर CEO नोएडा, रिटायर हो चुके हैं। यशपाल सिंह, विशेष कार्याधिकारी, वो भी रिटायर हो चुके हैं। स्वर्गीय मेराजुद्दीन, प्लानिंग असिस्टेंट, वो भी रिटायर। ऋतुराज व्यास, सहयुक्त नगर नियोजक, वर्तमान में यमुना प्राधिकरण में प्रभारी महाप्रबंधक। SK मिश्रा, नगर नियोजक, वो रिटायर हो चुके हैं। राजपाल कौशिक, वरिष्ठ नगर नियोजक, रिटायर हो चुके हैं। त्रिभुवन सिंह, मुख्य वास्तुविद नियोजक, वो भी रिटायर हो चुके हैं। शैलेंद्र केरे, उप महाप्रबंधक ग्रुप हाउसिंग, वो भी रिटायर हो चुके हैं। बाबूराम, परियोजना अभियंता, रिटायर्ड। TN पटेल, प्लानिंग असिस्टेंट, रिटायर्ड। VA देव पुजारी, मुख्य वास्तुविद नियोजक, रिटायर्ड। श्रीमती अनीता, प्लानिंग असिस्टेंट, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में। NK कपूर, एसोसिएट आर्किटेक्ट, वो भी रिटायर हो चुके हैं। मुकेश गोयल, नियोजन सहायक, वर्तमान में प्रबंधक नियोजक के पद पर गीडा में कार्यरत है। प्रवीण श्रीवास्तव, सहायक वास्तुविद, वो भी रिटायर हो चुके हैं। ज्ञानचंद, विधि अधिकारी, ये भी रिटायर्ड हैं। राजेश कुमार, विधि सलाहकार, ये भी रिटायर्ड हैं। स्वर्गीय DP भारद्वाज,
प्लानिंग असिस्टेंट, रिटायर हो चुके हैं। श्रीमती विमला सिंह, संयुक्त नगर नियोजक, रिटायर्ड। विपिन गौड़, महाप्रबंधक, रिटायर्ड। MC त्यागी, परियोजना अभियंता, रिटायर्ड। के पांडे, मुख्य परियोजना अभियंता। PN बाथम, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी। AC सिंह, वित्त नियंत्रक, रिटायर्ड। इन सभी की भूमिका, ये जितने नाम हमने आपको बताए हैं, बहुत ही लंबी फहरिस्त है और ये सभी सवालों के घेरे में हैं, लेकिन इनमें से किसी से भी अब तक पूछताछ नहीं हुई। सुपरटेक के ट्विन टावर गिराए जाने के बाद कंपनी के CMD RK अरोड़ा ने भी इस तरह की गड़बड़ियों की बात तो मानी है, लेकिन उनका कहना है कि उनके किसी भी प्रोजेक्ट में बिना संबंधित अथॉरिटी की मंजूरी के कोई काम नहीं किया गया। मौजूद हैं सुपरटेक के CMD RK अरोड़ा जी हैं। इनसे सवालों के जवाब समझते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये नौबत क्यों आई। 9 फ्लोर की बिल्डिंग बननी थी। पहला उनका आरोप था कि ये ग्रीन एरिया था, इस पे क्लैरिटी मुझे चाहिए आपसे। दूसरा था कि 9 फ्लोर की बिल्डिंग बननी थी, जो भी आप 2 टावर की बात कर रहे हैं। ये अचानक से FAR आपने जो परचेज किया 32 और 29 का मामला हो गया, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ग्रीन के पॉइंट पे पहले बात करता हूँ कि जो 15 टावर हमने पहले प्लान किए थे, उसके लिए सापेक्ष जैसे मैंने अभी बताया कि उसका ग्रीन जो है हमने ऑलरेडी डेवलप करके उन लोगों को दे दिया था। और जो 2 टावर जो मैंने आपको बोला कि पहले से प्लान थे, 2 टावर ऑलरेडी प्लान करके हमने हमारे लेआउट में दिखाए हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं। वहाँ कोई ग्रीन प्लान नहीं था, वहाँ एक वैकेंट एरिया था खाली, कि वैकेंट एरिया फॉर फ्यूचर प्लानिंग। उन 15 टावरों के लिए वो एरिया फ्यूचर प्लानिंग के लिए रखा गया था, कोई किसी तरह का ग्रीन एरिया वहां पर नहीं था। सर, लेकिन एजिटेट तो वो 2008 से ही कर रहे थे ना। RW तो आपके पास आ रही थी, आपसे नक्शे मांग रही थी कि आपने क्या यहाँ पर कुछ रिन्यू किया है, आप क्या बिल्डिंग ज्यादा बना रहे हैं, वो बातचीत तो चल ही रही थी। लेकिन उस दौरान क्यों नहीं चीजों को सॉर्ट किया गया? देखिए, इसमें तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उस दौरान उन लोगों ने जो हमसे इंफॉर्मेशन मांगी, उस इंफॉर्मेशन को हमने उनको हैंड ओवर किया, उस इंफॉर्मेशन को हमने उनसे शेयर किया। तो कोई चीज हमारी छिपाई नहीं गई है। हमने वो भी दिखाए गए कि जी जो इन्होंने ग्रीन की पॉइंट आउट किया है कि हमारे ओरिजिनल प्लान के अंदर उसके अंदर कोई ग्रीन नहीं था इस ट्विन टावर की जगह पर, वो भी हमने शेयर किया। लेकिन समहाउ वो उस चीज को लेते हुए कि जी अपार्टमेंट एक्ट अथॉरिटी ने लागू नहीं किया, तो बात उन्होंने अथॉरिटी के ऊपर डाल दिया। तो क्या नोएडा अथॉरिटी जिम्मेदार है? देखिए, मैं ये कहूंगा इसमें कि नोएडा अथॉरिटी या नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर रूल के मुताबिक ही काम करते हैं। ये इसमें आप ये मानिए 2005 से हमारा अप्रूवल शुरू हुआ, 2005 में हुआ, 2007 में हुआ, 2009 में हुआ, 2011 में हुआ, 12 में भी हुआ। तो नोएडा अथॉरिटी ने जो रूल है, बिल्डिंग बायलॉज हैं, उनके तहत ही नक्शे पास किए हैं। और वो केवल हमारे नहीं किए, वो पूरी इंडस्ट्री में हर डेवलपर के उन्होंने नक्शे इसी ग्राउंड के ऊपर पास किए। तो ये कहना कि जी नोएडा अथॉरिटी इसमें दोषी है, ये मैं नहीं कहूंगा। अब थोड़ा सा मैं आपसे ना इलीगैलिटीज पे बात करूंगी। ऐसा नहीं है कि नोएडा में जो इमारतें या NCR में जो इमारतें बनती हैं उनमें इलीगैलिटीज नहीं होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपाउंडिंग की जाती है या फिर जो है नक्शे पास कराने के बाद डेवलपर कहीं का कुछ बना देता है। अब क्या सबक मिलेगा? क्या आपको लगता है जो यहाँ पर अभी भी इलीगैलिटीज हो रही हैं उस पर रोक लगनी चाहिए? देखिए, जहां तक इलीगैलिटी की बात है, कोई भी डेवलपर इलीगल बिल्डिंग नहीं बनाता है। सर, आप भी हाँ, कोई डेवलपर इलीगल बिल्डिंग नहीं बनाता। बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ पैरामीटर फिक्स हैं सरकार के, कुछ रूल फिक्स हैं। बिल्डिंग बायलॉज होता है, उस बायलॉज में लिखा है कितना एरिया का फ्लैट बन सकता है, उस बायलॉज में लिखा है उस बिल्डिंग के ऊपर कितना FAR होगा, मतलब जो एरिया बनाने का होता है उसको हम FAR कहते हैं, और उसके ऊपर क्या डेंसिटी होगी, हम कितने घर बना सकते हैं। तो जहां तक आपका जो क्वेश्चन है इलीगलिटी का, कोई भी डेवलपर इलीगल बिल्डिंग नहीं बनाता है। जो बिल्डिंग अप्रूव थी, उस बिल्डिंग के ऊपर ना, अप्रूव्ड बिल्डिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया। हमारी बिल्डिंग नहीं, अप्रूव्ड बिल्डिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा। ये क्वेश्चन मार्क चाहे A की बिल्डिंग है, B की बिल्डिंग है, C की बिल्डिंग है, नोएडा की बिल्डिंग है, गाजियाबाद की बिल्डिंग है, दिल्ली की है, गुड़गांव की या ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बिल्डिंग है, वो अप्रूव्ड बिल्डिंग है। अप्रूव्ड बिल्डिंग के ऊपर आज क्वेश्चन मार्क लगा है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर ये बिल्डिंग इलीगली आप कहते हैं, तो नोएडा की या पूरे हिंदुस्तान की बिल्डिंग सब इलीगल होंगी, ये मेरा ऐसा मानना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो हमारे साथ मौजूद थे सुपरटेक कंपनी से सीएमडी आरके अरोड़ा। तो अब आपको बता दें कि सुपरटेक के ट्विन टावर भ्रष्टाचार के अकेले टावर नहीं हैं। कई ऐसे बिल्डर्स हैं जिनके प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में हैं। पैसे और अपने रसूख के दम पर भ्रष्टाचार के टावर खड़े किए गए हैं और आम जनता की गाढ़ी कमाई को सरेआम लूटा जा रहा है। इन्हीं में से एक है महागुन बिल्डर, जिसके प्रोजेक्ट महागुन मैस्कॉट को लेकर सवाल उठे। आरोप लगा कि साल 2016 में महागुन मैस्कॉट में 2 अवैध टावर बनाए गए, जो एरिया मास्टर प्लान में ओपन स्पेस के तौर पर दिखाया गया और उसी पर बाद में 2 टावर खड़े कर दिए गए। 2017 में RWA की अपील पर कोर्ट ने टावर पर स्टे लगा दिया, लेकिन अभी तक ये दोनों टावर जस के तस खड़े हुए हैं। इसी तरह गुरुग्राम में M3M बिल्डर की कारस्तानी भी सामने आई। मर्लिन प्रोजेक्ट में 2020 में टावर नंबर 11 बिना मंजूरी के खड़ा कर दिया गया और वो भी तब जबकि प्रोजेक्ट लोगों को सौंपा जा चुका था। 2020 में NCDRC ने प्रोजेक्ट में टावर नंबर 11 के निर्माण पर रोक लगाई, लेकिन अवैध निर्माण वाले टावर आज भी सीना ताने देश के सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। इसी तरह की कारगुजारी गुरुग्राम में पार्श्वनाथ बिल्डर ने की। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर एक्सोटिका प्रोजेक्ट में अनियमितता की वजह से DTCP ने OC यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी करने से मना कर दिया और बिना OC ग्राहकों के लिए रजिस्ट्री नामुमकिन है। देश में भ्रष्टाचार के इन टावर्स की बुनियाद कितनी मजबूत है वो आप इस बात से समझ लीजिए कि 2016 में RERA यानी द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन के बाद से अकेले उत्तर प्रदेश में ही 2016 से अब तक 44,555 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इनमें से 39,709 मामलों की सुनवाई हुई, जबकि इसी दौरान महाराष्ट्र में 17,848 शिकायतें RERA में दर्ज की गई हैं, जिनमें से 12,000 से ज्यादा मामलों की सुनवाई हुई। अब बड़ा सवाल यह है कि अलग अलग शहरों में संबंधित अथॉरिटी की मंजूरी के बिना कोई भी बिल्डर किसी भी तरह का प्रोजेक्ट खड़ा नहीं कर सकता। नक्शा पास करने से लेकर FRA बढ़ाने तक का काम बिना अथॉरिटी के मंजूरी के मुमकिन नहीं है। तो फिर भ्रष्टाचार के ऐसे टावर्स को लेकर अथॉरिटी पर कानूनी शिकंजा क्यों नहीं कसता और दोषी बिल्डर्स पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? क्यों आम आदमी अपनी आंखों के सामने अपनी कमाई को लुटता देखने के लिए मजबूर है? ये जो घटना है उसी का तरह लगभग मिलता ये भी केस है जहाँ पे इलीगल टावर बनाने का प्रयास चल रहा है। हम लगातार कोर्ट में हैं, कोर्ट डायरेक्शन देता है GDA को और GDA ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर कोर्ट ने डायरेक्शन दिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। अभी ये मामला प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास है और हमें भी उम्मीद है कि ट्विन टावर की तरह जिस तरह सुपरटेक का एक मामला अभी सुलझा है। और तो पूरे देश में भ्रष्टाचार के ये कितने टावर, इसी सवाल के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।